हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम। आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत की, यानी जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ तो हमारे संविधान बनाने वालों ने कितने देशों के संविधानों को पढ़ा, फिर उन देशों में से किन किन देशों को छांटा और उनसे क्या क्या लिया हमारे संविधान में शामिल करने के लिए। आज हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर देशों के नाम दे दिए जाते हैं पर उनसे ये पूछ लिया जाता है कि इस देश से कौन सा कानून हमारे संविधान में लाया गया, या किसी कानून को दे देंगे, किसी अनुच्छेद को दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि ये अनुच्छेद आपका जो संविधान में मौजूद है ये किस देश से लिया गया है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत की बात करने के लिए सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम आएंगे वो है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या है? भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम या कानून बनाए गए थे उनमें से 250 अनुच्छेद, कितने? 250 अनुच्छेद को ज्यों का त्यों शब्दशः लिया गया है हमारे संविधान में। ये पॉइंट ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 1935 में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था उससे पूरे 250 अनुच्छेद शब्दशः संविधान में शामिल किए गए हैं। ठीक है, एक स्रोत तो हमारा ये है जो भारत में ही मौजूद था उस वक्त। अब भारत से बाहर यानी जो विदेशी स्रोत हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन की, जिनकी अधीनता में हम करीब 200 साल तक रहे और उन्हीं के अधीनता के समय में ही अलग अलग चार्टर, अलग अलग अधिनियम आते रहे। चाहे वो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो 1813 का चार्टर एक्ट हो, चाहे वो 1833 का चार्टर एक्ट हो, या 1758 का कंपनी का अधिनियम हो। ठीक है, जिसके द्वारा कंपनी के सारे अधिकार वापस ले लिए गए थे और स्वयं महारानी ने पूरे भारतीय समाज या पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, वो भी उसके बाद 1909 का जो सुधार अधिनियम आया, फिर 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। उन सभी ने हमारे संविधान की नींव डाली। ठीक है, तो अब जबकि हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की, तो संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। विधि या कानून का शासन ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। इसके बाद एकीकृत न्यायालय, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता की अगर हम बात करें तो अमेरिका की अगर आप बात करते हैं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी तो एक तो आपकी राष्ट्र की है, दूसरी राज्य की है। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता है। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, जैसे कि हमारे इंग्लैंड में महारानी या महाराजे की औपचारिक स्थिति होती है नाम मात्र की, वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति की भी है। लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रति मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व, ये भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है। संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया तथा संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उनकी उन्मुक्तियां, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। अगला एकीकृत नौकरशाही। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो 9 पॉइंट हैं ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं और हमने इनको अपने संविधान में शामिल किया है। आगे बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को लिया है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमने संघीय शासन व्यवस्था ली है। संघीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से हमने क्या क्या लिया है? संघात्मक शासन प्रणाली, उद्देशिका का विचार, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। अभी प्रेजेंट टाइम में भी जो हमारे पिछले अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन पर जो है महाभियोग की तैयारी चल रही है जो बाइडेन के द्वारा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, हमारे यहाँ एक और ख़ास बात क्या है कि हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं वो स्वतंत्र रहती हैं और निष्पक्ष होकर के अपने फैसले सुनाया करती हैं। पुनरावलोकन का अधिकार, और इसके अलावा यदि संसद कोई ऐसा नियम बना देती है जो कि
संविधान के खिलाफ जाता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो उसमें भी पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है, यानी वो उसका पुनरावलोकन करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करता है, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे वो रद्द भी कर सकता है। ठीक है। जापान की अगर बात करें तो विधि द्वारा स्थापित क्रिया विधि सिद्धांतों का प्रावधान जिसके अंतर्गत या जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिए हैं? आपात उपबंध लिए हैं। जर्मनी का अगर आप इतिहास देखें 1950 के पहले का तो बड़ा दर्दनाक था, जिस टाइम हिटलर का वहाँ शासन था। करीब 10-12 साल का जो उसका शासन रहा है 1933 से लेकर के 1945 तक, बड़ा दर्दनाक। वहाँ सिर्फ यहूदी ही नहीं, स्वयं जो जर्मन के थे, जो नाजियों की विचारधारा से अपने आप को अलग रखते थे, वो भी बड़ा मुश्किल दौर से गुजरे हैं उन कुछ सालों में। चलिए, इतिहास का टॉपिक है, उसके बारे में कभी बात करेंगे हम लोग। अच्छा, अब अगर बात कर लें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो राज्य या सरकार को बताए जाते हैं, जिनके द्वारा वो राष्ट्र और राष्ट्र की जनता, ठीक है, राष्ट्र की जनता के लिए ऐसे नियम बनाए जो उनके लिए कैसे हों? लाभदायक हों, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करने वाले हों, उनके साथ भेदभाव ना करने वाले हों। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का जो अधिकार है वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। ये आपके विज्ञान, कला, साहित्य, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति क्या करते हैं? चुन करके 12 सदस्य राज्यसभा में भेजते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। केंद्र राज्य संबंध भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। समवर्ती सूची, यानी कितनी सूचियाँ हमारे संविधान में? 3। केंद्र सूची अलग है, राज्य की सूची अलग है, और ये समवर्ती सूची अलग है। ठीक है, तो ये समवर्ती जो सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। शक्तियों का विभाजन, व्यक्तियों का विभाजन अपने यहाँ नहीं है, ना तो होना चाहिए। व्यक्तियों के विभाजन से क्या मतलब है? कि अंग्रेज़ों के दौर का वापस आना, वही तो उनकी पॉलिसी थी, हम सभी जानते हैं, डिवाइड एंड रूल। तो शक्तियों का विभाजन, राज्य में केंद्र में किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया जाए कि संतुलन बना रहे। लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसमें देखेंगे तो हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं राज्यों की अपेक्षा। हम बात करेंगे आगे। पूर्व सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। हमने पिछले सेशन में आपको बताया था कि स्वर्ण सिंह समिति के निर्देश पर या उनकी अनुशंसा पर क्या किया गया था? हमें मौलिक कर्तव्य भी दिए गए थे। ठीक है, इनका हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, पूरे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सारा कुछ उसमें हम बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि हमें संविधान को किस तरह से संशोधित करना है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये हमारे वो स्रोत थे कि जिनसे हमारा संविधान जो है, जिनकी मदद से हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। एक और यहाँ पर फैक्ट आप जान लें कि हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हों, चाहे वो हमारे नेहरू हों या पटेल जी हों, इन सभी ने, और बहुत सारे नाम हैं, ये तो मैं कुछ आपको चुनिंदा नाम बड़े बड़े बता रहा हूँ, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हों, जो कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर शायद 1946 को उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सारे लोग मिल करके करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किए हैं। उसके बाद हमें ये इतना विस्तृत संविधान मिला है। एक और हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि संसार में सबसे विस्तृत संविधान होने का गौरव हमारे ही संविधान को प्राप्त है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। इंग्लैंड की तरह नहीं कि वहाँ कुछ भी लिखित संविधान मौजूद नहीं है, बल्कि वो स्थिति के अकॉर्डिंग अपने यहाँ कानून बना लेते हैं और उनको लागू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं जो आप इसमें समझ लीजिए कि इसे हम संविधान के अगर भाग की बात करें तो संविधान में करीब 22 भाग हैं मौजूदा समय में, और 12 अनुसूचियां हैं मौजूदा समय में, 395 अनुच्छेद हैं मौजूदा समय में। हम इन सभी की बात अलग अलग टॉपिक्स में करेंगे, भाग की भी बात करेंगे, किस भाग में क्या दिया है,
फिर उसके बाद में अनुसूची की भी बात करेंगे और फिर उसके बाद में अनुच्छेद को भी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि संविधान से रिलेटेड था। अगर आपको पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई कमी आपको दिखती है कि सर आपको ये भी एडिट करना चाहिए था या ये चीज़ को हटाना चाहिए था, तो ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अपने कंटेंट में और ज़्यादा सुधार लाएँ और आपको ऐसा कंटेंट दें जो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी भरपूर सहायता कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, सर्दी से गर्मी से बचते रहिए, क्योंकि अगर जान है तो जहान है, समझ रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पर, चाहे वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, आपके पोलाइटी के हों यानी संविधान के, इन सभी को अच्छे से पढ़िए। खाली इस नज़रिए से मत पढ़िए कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बल्कि इस नज़रिए से भी पढ़िए कि कम से कम हमें पता तो चले कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, हमसे राष्ट्र क्या चाहता है। समझ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र में नागरिक ही अच्छे नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो राष्ट्र निर्माण और उसके विकास में इससे बड़ा अवरोध हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, कितना भी बाहरी कंपनीज़ को बुला के इन्वेस्ट करा लीजिए, समझ रहे हैं, जब तक वहाँ के स्वयं जो नागरिक हैं वो स्वयं पढ़े लिखे और जानकार नहीं होंगे और इसके होने के बाद वो अपना योगदान जब तक देश के विकास में नहीं देंगे ना, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी आबादी इतनी हो गई कि विकास संभव नहीं है, तो ज़्यादा दूर ना जाइए, थोड़ा सा नेपाल को क्रॉस कर लीजिए तो हम लोग चाइना में पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, जो हमारे यहाँ घुसने की निरंतर कोशिश करता रहता है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, तो आप उसकी मिसाल ले लीजिए, उसका उदाहरण ले लीजिए। तो हम अपने से तो ज़्यादा आबादी है, फिर देखिए विकास की दौर में सबसे आगे है वो इस वक्त पूरी दुनिया में। तो खाली आबादी कोई विघ्न या अवरोध नहीं है, उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको प्लानिंग करनी, वो सोचना है बस हमारे यहाँ यही कमियाँ हैं कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। बस अगर देखा कि हमारे ऊपर कोई बात आ रही तो हमने उसका दोषारोपण जो है दूसरे पे कर दिया अपने को बचाने के लिए। समझ रहे हैं ना, तो आबादी कभी भी किसी देश के विकास के लिए बाधक नहीं रही है। इकोनॉमिक्स आप अगर पढ़िए तो उसमें सिर्फ आपको दो बातें मिलेंगी। अगर कोई राष्ट्र विकास करना चाहता है तो दो कंडीशन है सीधी सी, एक तो उसके पास मैन पावर होनी चाहिए, दूसरी क्या है, पहली क्या हो गई, एक तो उसके पास मैन पावर होनी चाहिए और दूसरी क्या है कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहे। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, पेट्रोलियम है, ठीक है, वो खैर ज़्यादा अपने यहाँ नहीं है। और इसके बाद जैसे अभ्रक है, कोयला है, तांबा है, लोहा है, निकिल है, जस्ता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें अपने यहाँ मिलती हैं, मौजूद हैं। अब ये समझिए कि एक तो हम चीन से लड़ने की और उसके व्यापार को बैन करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा कच्चा लोहे का जो निर्यात है वो हम चाइना को कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में सुधार करने, इनमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, जो अपने विचार हैं वो ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।